हेलो। हाय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार। जय सिया राम मेरे प्यारे साथियों। मैं हुसैन फौजदार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी के ट्रिप में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत हमने फिर से आपकी न्यू बैच प्रारंभ कर दिया है, मिशन सरकारी नौकरी। आज पहली क्लास होने वाली है आपकी प्राचीन इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारत को यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसकी ये पहली क्लास है हमारी। तो यहाँ पर आपके लिए भारतीय इतिहास से संबंधित स्रोतों से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फैक्टों को सभी को यहाँ पर कवर किया है। यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा। संपूर्ण हिस्ट्री की क्लासेस दोबारा से प्रारंभ कर दी गई हैं। पहले भी हमने हिस्ट्री की प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास को कवर कर दिया था। आधुनिक इतिहास की कुछ क्लासेज रह गई थी, उनको भी दोबारा से चालू करेंगे। तो हमने प्राचीन इतिहास को हम पहले कवर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जो कि आपके लिए UPSC हो चाहे RPSC हो, UP TGT PGT MP टेट DSSP CTET ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी के लिए आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो निःशुल्क बैच है, पूर्णतः बैच हमारा पूरा ही निःशुल्क रहेगा यूट्यूब चैनल पर, हमारे BS पॉलिटी जी के टेक यूट्यूब चैनल पर। तो बात करते हैं प्राचीन इतिहास को जानने की स्रोतों की। तो हम इसको 3 भागों में बांट करके पढ़ सकते हैं: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों के विवरण। तो 3 भागों में इसको बांटा जा सकता है। पुरातात्विक स्रोत प्राचीन वस्तुओं या इमारतों के अवशेषों का अध्ययन पुराशास्त्र कहलाता है। ये प्राचीन वस्तुओं इमारतों के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पुराशास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पुराशास्त्र। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह अलेक्जेंडर कनिंघम, मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारतीय पुरातत्व विभाग पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अभिलेख और शिलालेख, अभिलेखों का अध्ययन पुरालेख शास्त्र कहलाता है। भोगज कोई अभिलेख, ताम्रपत्र अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुआ है। अभिलेखों की बात करें, अभिलेख शिलालेख उनके विषय, तो भोगज कोई अभिलेख यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये रहा ताम्रपत्र लेख है भोगज कोई। यहाँ पर इसमें भोगज कोई 1400 ईस्वी पूर्व का अभिलेख है। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य का उल्लेख किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भोगज कोई अभिलेख में किन देवताओं का उल्लेख किया गया है? तो वो किया गया है इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, इनका उल्लेख भोगज कोई अभिलेख में किया गया है। आर्यों के पूर्व की ओर ईरान से आने के साक्ष्य भी इस यहाँ से प्राप्त होते हैं, ताम्रपत्र लेख से। मास्की तथा गुर्जरा अशोक के नाम स्पष्ट अभिलेख, मास्की और गुर्जरा अशोक के नामों का उल्लेख मिलता है इन अभिलेखों में, स्पष्ट उल्लेख है अशोक का। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रस्ती का लेख राजकवि हरिशेर द्वारा उत्कीर्ण। तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रस्ती है, इसके लेखक कौन थे? तो वो थे हरिशेर। कौन थे? हरिशेर। ये तो उत्कीर्ण गई, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एरड़ अभिलेख सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य शासक भानुगुप्त। एरड़ अभिलेख किसके समय लिखा गया था? भानुगुप्त के समय लिखा गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और यहाँ पर सती प्रथा के अवशेष मिलते हैं एरड़ अभिलेख में। भीतरी स्तंभ लेख सर्वप्रथम भारत पर हुड़ आक्रमण की जानकारी स्कंदगुप्त के समय का है, भीतरी स्तंभ लेख। और यहाँ पर भारत पर हुड़ आक्रमण की सबसे पहली जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं सिक्कों की। तो सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र, जिसे हम न्यूमिस्मेटिक्स के नाम से भी जानते हैं, ये नाम भी पूछा जाता है मुद्रा शास्त्र का। न्यूमिस्मेटिक किसे कहते हैं? सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है। प्राचीन सिक्के जिन्हें आहत या पंचमार्क सिक्के कहते हैं, ये केवल चिन्ह इन पर भरे होते हैं। पहले स्वर्ण सिक्के हिंदू यूनानियों के द्वारा शासकों द्वारा चलाए गए। समुद्रगुप्त का सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए चित्रण अंकित किया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए किसका चित्र मिलता है? तो समुद्रगुप्त को मिलता है। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्तों के द्वारा चलाई गई और सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं कुषाणों के द्वारा चलाई गई।
कुषाण शासक कड़फिटिस के समय सोने की मुद्राएं चलाई गई थी, ध्यान रखना। अब बात करते हैं स्मारक भवन और गुफाओं की। तो स्मारक भवन एवं गुफा इमारतों के अवशेष आदि का अध्ययन इसमें किया जाता है। कुमार पटना से चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए। अशोक द्वारा बारावर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अशोक के द्वारा कौन सी पहाड़ियों में गुफाएं बनाई गई थी? तो वो 4 पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण किया गया था। कौन सी पहाड़ी? बारावर की पहाड़ी। नाम भी याद रखना। इनमें 4 गुफाओं के नाम सुदामा गुफा, कर्ण चौपड़ गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा और लोमस गुफा। तो ये 4 गुफाएं थी जिसका निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। सुदामा, कर्ण चौपड़, विश्व झोपड़ी और लोमस। और ये चारों ही इसने किसको प्रदान की थी? आजीविकों को प्रदान की थी। बारावर की गुफा में इसका निर्माण करवाया था। दशरथ के द्वारा नागार्जुन पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण किया गया, जो कि अशोक के उत्तराधिकारियों के अंतर्गत ही आते हैं। तो बाद में दशरथ ने नागार्जुन पहाड़ी और अशोक की बात करें तो बारावर की पहाड़ी, दोनों को ध्यान रखना है। दशरथ ने 3 गुफाएं बनवाई, गोपी गुफा, वेदाथिका गुफा और भापिया गुफा, जो कि इसने भी आजीविकों को प्रदान की थी। तो ध्यान रखना, गोपी, वेदायिका और भापिका गुफा किसने प्रदान की? दशरथ ने। और कहाँ पर की थी? नागार्जुनी पहाड़ियों में। बारावर पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण किसने करवाया? अशोक। सुदामा, कर्ण चौपड़, विश्व झोपड़ी और लोमस ऋषि। अब बात करते हैं मूर्तियों की एवं चित्रकला की। कुषाण काल में बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण सबसे ज़्यादा हुआ। बुद्ध की प्राचीनतम मूर्तियां गांधार शैली में निर्मित की गईं। अजंता गुफाओं के चित्र 1ली शताब्दी ईसा से 7वीं शताब्दी तक बने। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए आपके लिए क्लासेज निःशुल्क हमारे यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी जीके ट्रिक पर आपको देखने को मिलती रहेंगी। नोट्स पैटर्न पर आपके लिए क्लासेज सभी मिलेंगी। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं साहित्य के 7 स्रोतों की, जिनमें धार्मिक साहित्य, वेद, वेदांग, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, पुराण, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। वेदों की बात करें तो वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में ऋचाओं का संग्रह किया गया है। सामवेद में गीति रूप मंत्रों का संग्रह, संगीत का प्रथम साक्ष्य है। यज्ञ अनुष्ठान के नियम कर्मकांड प्रदान यजुर्वेद। अथर्ववेद जादू टोना तंत्र मंत्रों का संग्रह अथर्ववेद के अंतर्गत आता है। नोट: बौद्ध ग्रंथों त्रिपिटक, जातक, दीपवंश, महावंश आदि से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। जैन ग्रंथों में परिशिष्ट प्रबंध, भद्रबाहु चरित्र, भगवती सूत्र, महान जनपदों की चर्चा की गई है। 16 महाजनपद भगवती सूत्र में बताए गए हैं। मिलिंद पर्वों से यवन शासक मिनार्डर की जानकारी प्राप्त होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। यवन शासक मिनार्डर की जानकारी किससे प्राप्त होती है? मिलिंद पर्वों से। प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो ग्रंथ अष्टाध्यायी, इसके रचनाकार पाणिनि। संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ, पूर्व मौर्यकाल की सामाजिक दशा का चित्रण किया गया है। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य। मौर्यकालीन राजव्यवस्था का चित्रण, राजकीय व्यवस्था पर लिखित प्रथम पुस्तक। मोस्ट इंपोर्टेंट, राजकीय व्यवस्था पर लिखी गई, राजनीति पर लिखी गई प्रथम पुस्तक अर्थशास्त्र। राजतरंगिणी का रचयिता कल्हड़, जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की, जिसमें मौर्योत्तरकालीन व्यवस्था की जानकारी दी गई है। विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, यूनानी शासक, चीनी शासक और अरबी शासक। तो पहले पढ़ते हैं यूनानी शासकों को। हेरोडोटस, जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यूनानी इतिहासकार, इन्होंने अपनी रचनाओं में कल्पित कहानियों को स्थान दिया। हेरोडोटस कौन था? यूनानी इतिहासकार था और काल्पनिक कहानियों को इसने स्थान दिया था अपनी रचनाओं में। उसके बाद आता है टीसीएस, जो ईरान का राजवैद्य था। मैगस्थनीज, इसने इंडिका की रचना की। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत था।
मौर्यकालीन समाज तथा राज व्यवस्था का इसने वर्णन किया। टॉलमी, जिसने जियोग्राफी नामक पुस्तक की रचना की। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री की रचना की, जो कि 1ली सदी में। पुस्तक द पेरिपल्स ऑफ द एथियन सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, चाहे रीट एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से ये जितने भी यहाँ पर दिए हैं आपके, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपके लेखकों से, तो इनकी पुस्तकें सभी को याद रखनी है। तो पेरिपल्स ऑफ द एथियन सी, इसका लेखक का पता नहीं है कि किसने लिखी, लेकिन भारत के बंदरगाह और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में इससे जानकारी प्राप्त होती है। अब बात करते हैं चीनी यात्रियों की। तो फाहियान 402 ईस्वी में भारत आया। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये भारत में आया और 14 वर्ष तक ये भारत में रहा था। ध्यान रखना, कितने वर्ष रहा था भारत में? 14 वर्ष। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। सुंगयुगन 528 ईस्वी में भारत आया। 3 वर्षों बाद बौद्ध ग्रंथों की प्रतिक्रिया एकत्रित करके अपने साथ में ले गया। हिंसा, इसकी प्रथम पुस्तक सीयू की। हर्षवर्धन के शासनकाल में 630 ईस्वी में ये भारत आए और 15 वर्ष तक ये भारत में रहा। कितने वर्ष रहा था? 15 वर्ष। हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति का विवरण इसके ग्रंथ से प्राप्त होता है। इत सिंह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन और भारतीय समाज का वर्णन इसने किया। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब बात करते हैं अरबी इतिहासकारों की। अल-बिरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया 1070 ईस्वी में। आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का निवासी। इसकी प्रमुख रचना किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, मोस्ट इंपोर्टेंट है। किताब उल हिंद, तहकीक हिंद किसने लिखी? अल-बिरूनी ने। इब्न बतूता, इसका यात्रा वृत्तांत रहला क्या कहलाता है? रहला कहलाता है। 1333 ईस्वी में भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी न्यायाधीश इसे नियुक्त किया था। अन्य लेखकों की बात करें, तारानाथ 1575 से 1634 ईस्वी, तिब्बती लेखक थे। इसने 2 ग्रंथ कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ लिखे। मोस्ट इंपोर्टेंट है। नीट भर्ती परीक्षा के लिए यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में 1288 से 1292 में पांड्य देश की यात्रा पर आया। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।